मैं हेमंत अत्रे साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक चीज जरा बता दीजिएगा। मतलब मैं बहुत विनम्रता के साथ, जो मेरे समझ में आया है वो एक ही चीज समझ में आई है कि इसकी हाईलाइट दो तीन है। एक हाईलाइट ये है कि मोदी जी की 53 फोटो लगी हैं, 53। और दूसरी हाईलाइट जो मैं भाई उत्तर प्रदेश का हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राजनाथ सिंह जी को पहली बार कहीं से झांकने का उनकी फोटो लग गई है। और मुझे लगता है उसका एक तुरंत कारण रूपाला वाला जो कांड हुआ है वो शायद है। इनको लगता है कि राजनाथ सिंह की फोटो लगा के शायद राजपूतों को साधने की कोशिश की गई है। बाकी हाँ, नड्डा जी की भी फोटो लग गई। भाई ये भी बताना जरूरी है कि नड्डा जी अध्यक्ष हैं लेकिन फोटो लग गई। अत्रे साहब, मेरे उस भाजपा मित्र के लिए और हम सब लोगों के लिए आपकी समझ में आया क्या है, एक? और दूसरा पार्ट यह है कि इसके सामने कांग्रेस का क्यों इतने आसानी से चीजें समझ में आ रही थी, ये करेंगे? हेमंत साहब। आनंद जी, अगर सही मायने में आप पूछेंगे तो ये मोदी पैंसठा है। मोदी पैंसठा ये क्या है कि इस पूरे घोषणा पत्र के अंदर 65 बार नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। ठीक, पार्टी का घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी के नाम पे 65 बार नाम आया है। और आप इस देश में अधिनायकवाद को भारतीय जनता पार्टी किस नए मुकाम तक ले जा रही है, उसमें कुछ फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे आज, तो आपके दर्शकों के लाभ के लिए और एक ओवरऑल पूरे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। 2014 में आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम प्रोजेक्ट करके बीजेपी चुनाव लड़ी थी। उस बार मोदी जी का जो नाम था घोषणा पत्र में वो केवल 3 बार था। इस बार वो 65 बार है। ये नया चेंज आया है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कम है और नरेंद्र मोदी उससे ऊपर हो चुके, पार्टी और संगठन से ऊपर चले गए। पहली बात ये है। उसके बाद जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मोदी के हर भाषण के अंदर आपको विपक्ष, भ्रष्टाचार, परिवारवाद सारी चीजें हेमंत भाई, आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ सकता है। आपका वॉल्यूम, आवाज थोड़ी कम आ रही है। तो इसमें दूसरा जो चीज है, भ्रष्टाचार की बात वो हर बार करते हैं। जब 2014 में चुनाव लड़ा था मोदी जी, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उसमें 20 बार नाम था आनंद जी भ्रष्टाचार का। इस बार केवल 3 बार है। इसका मतलब भ्रष्टाचार तो लगभग मिटाई दिया होगा शायद। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तो हम सारी फजूल की बातें करते हैं, मुझे लगता है। उसके बाद जब आप बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 2014 में 21 बार जिक्र किया गया था, इस बार केवल 10 बार जिक्र किया गया है। गाय का जिक्र, गाय तो इनकी गाय माता और गाय से वोट मिलती थी, तो 4 बार गाय का नाम था 2014 में, इस बार 0, कोई जिक्र नहीं है। महंगाई का जिक्र 2014 में 7 बार था। आप जानकर हैरान होंगे, इस बार महंगाई का जिक्र पूरे घोषणा पत्र में 78 पेज में केवल 1 बार है। और इसी तरीके से अगर शिक्षा की बात करेंगे आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रेसिव देश के लिए, 2014 में 58 बार जिक्र था शिक्षा का, इस बार केवल 29 बार है। तो ये तो इस भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज की बात है कि मोदी सबसे बड़े हैं। जो आपने कहा ना कि प्रोग्राम्स, पार्टी की पॉलिसी, वो इनको उस बात से कोई मतलब नहीं। ये भी इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। आप समझिए कि 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। उसके बाद तो इन्होंने कमेटी बनाने की सोची कि घोषणा पत्र की भी जरूरत तो पड़ेगी यार, तो उसके हिसाब से उन्होंने बनाया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब कुछ चीजें तथ्यों के आधार पर देखेंगे तो बहुत ही कमाल की चीजें हैं। इसमें कंप्लीट एक पिक्चर आती है सामने, आगे दौड़ और पीछे चौड़। जो एक हिंदुस्तानी में जो एक हमारे यहाँ जो एक मुहावरा होता है कि आगे दौड़ है पीछे चौड़ है, पीछे कुछ नहीं। 78 पेज है साहब इसमें, 24 गारंटी है और 292 वायदे हैं। लेकिन इसमें जो पिछले 10 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है उसका कोई जिक्र नहीं है। 10 साल अब आपको शासन करते हुए हो गए, तो उसकी परफॉर्मेंस का जब जिक्र करेंगे आप, तो 10 साल में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, उसके बाद कांग्रेस पे भी आ जाएंगे। पिछले 10 साल के वायदों का कहीं कोई जिक्र इस मैनिफेस्टो के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ध्यान हो, कैबिनेट जब बनी थी पहली बार मोदी जी की 2014 में, तो पहली मीटिंग में पहला फैसला काले धन को लेकर के टास्क फोर्स बनाई गई थी। अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डिसीजन। आज तक उस कैबिनेट मीटिंग, उसका जो टास्क फोर्स है उसकी दूसरी मीटिंग नहीं हुई। और वो टास्क फोर्स कहाँ है वो राम जाने। ये सच्चाई है नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट टुवर्ड्स भ्रष्टाचार की। और उसमें भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग फिगर ये आया है कि जो स्विट्जरलैंड से, जो स्विस बैंकों से जो काला धन लाने की बात थी, उसमें से आज तक एक नया पैसा तो सरकार लाई नहीं। उसमें जो इंडियंस का पैसा जमा था काला धन, वो 50% बढ़ गया है साहब। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। 50% इंक्रीज हुआ है काले धन में, और उसमें से चवन्नी वापस नहीं आई देश के अंदर। ये सच्चाई है। उसके अलावा जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो तब उन्होंने तब से ये करते आए, पूरे देश में
मैं तो एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं, एक लेमैन के नाते, पत्रकारिता को छोड़ भी दीजिए। मोदी जी 9.5 साल के शासन के बाद मुझे पूरे देश में एक स्मार्ट सिटी दिखा दो, एक, जो उन्होंने सभी सांसदों के लिए आदर्श ग्राम योजना की बात की थी, आपको ध्यान होगा, तो प्रधानमंत्री खुद भी सांसद है। पूरे देश के 542 सांसद जो हैं, एक ग्राम आदर्श ग्राम दिखा दे मुझे पूरे देश में, और पूरे देश में एक किसान दिखा दे जिसकी आय दोगुनी हो गई हो। ले आए ना एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई इस किसान की हमने आय दोगुनी करी। 15 लाख हर किसान आदमी को देने की बात थी देश वाले को। किसी को भी काले धन वापसी के एवज में 15 नए पैसे मिले हों, 15 लाख छोड़ दीजिए, 15 नए पैसे मिले हों, वो भारतीय जनता पार्टी के साथी ले आए। उसके अलावा आपने कहा था 2022 तक सबके लिए पक्का मकान होगा। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम तो पक्के मकान बनाएंगे, तो पिछले वायदे का क्या हुआ? तो बेसिकली इसमें है क्या कि गंगा की सफाई की बात आप बार बार करते थे, 14 में भी किया आपने, 19 में भी किया आपने, वो कहां तक पहुंची? काले धन की वापसी छोड़िए आप, उनके कितने मित्र, जानने वाले मित्र, लाखों करोड़ रुपए का हमारे बैंकों को चूना लगाकर देश के इतिहास में पहली बार सैकड़ों लोग भाग गए, सैकड़ों भाग गए। क्या उनमें से एक भी व्यक्ति वापस आया? धन की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे को चूना लगा के गए, एक का नाम बता दे मोदी जी। उसके बाद उनके हर भाषण में होता था कि दाऊद वाऊद क्या है, इनको घसीट कर लाएंगे। दाऊद की तो छोड़िए, बाहर से जितने भी ये आतंकवादी जिनके नाम आप दूसरे देशों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, किसी एक को आज तक आप बाहर से लेके आए हो? आपका एक प्रिय सब्जेक्ट है, अभी 5:30 बजे आप देखेंगे, जो उनकी ANI एजेंसी है, उस पर 78 मिनट का एक इंटरव्यू आने वाला है, कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड। जब हम बात करके शो खत्म करेंगे उससे पहले वो 5:30 बजे जारी हो जाएगा। उसमें फिर क्या क्या आएगा आप जानकर हैरान होंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो उन्होंने तमिलनाडु में बात कही थी, उस बात को वो रिपीट करने वाले हैं कि देखिए अगर मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड ना लाता तो आज कैसे पता लगता किसने किसको पैसा दिया। ये वो बात फिर रिपीट करने वाले हैं। तो मतलब उनको इस बात की लोक लाज कोई नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को उन्होंने बिल्कुल ना समझ मान लिया है, मंदबुद्धि मान लिया है। अभी उसका जब 5:30 आप देखेंगे, आप हंसेंगे उस इंटरव्यू को देख करके। पिछली बार जो काम अक्षय कुमार ने किया था, लगभग वैसा ही एक इंटरव्यू 78 मिनट का, जिसमें कंप्लीट कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, कोई तथ्यों के आधार पर डिस्कशन नहीं होगा, वन वे मोनोलॉग होगा। आप एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद मोदी जी ज्ञान देते जाएंगे उस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके। ये भी 5:30 बजे वो इंटरव्यू रिलीज होने वाला है। उसके अलावा आपने एक चीज बड़ी आनंद जी इंटरेस्टिंग देखी होगी, अभी अपने क्या नाम है, आज गृह मंत्री जी मणिपुर में थे, आपने देखा मणिपुर में वो क्या कह रहे हैं? मणिपुर जिस हालत में है आज, देश की मुख्य धारा से कट गया है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना डिस्टर्ब्ड स्टेट कोई होगा नहीं आज की तारीख में जो मणिपुर की स्थिति है। और वहां जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे थे, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय। और एक तरफ आपने देखा कि चाइना ने लद्दाख के अंदर हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा रखी है। उस पर जब ये वांगचुक और सारे लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां जाना चाहते थे 7 तारीख को, वहां तो आपने कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट क्लोज कर दिया। और उधर पाकिस्तान का नाम लेते आप, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो घर में घुस के मारने की बात करते हैं, लेकिन चीन का वो नाम भी नहीं पुकार पाते। तो इस सारे को हमें ये समझना पड़ेगा कि इस घोषणा पत्र की बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये घोषणा पत्र केवल एक महज खाना पूर्ति है। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने एक कंप्रीहेंसिव घोषणा पत्र दिया और जिसमें एक कंक्रीट लेआउट है कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी प्लान्स है, ये हम ऐसे करेंगे, इसके लिए फाइनेंस यहां से जुटाए जाएंगे और ये सारी चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने, ना तो आपको ध्यान होगा, 14 में ये बताया था कि वो अपने लफाजियों को, अपने जुमलों को कैसा पूरा करेंगे, ना उन्होंने 19 में बताया था और ना 2024 में बताया। और हकीकत में अगर आप बात मानेंगे तो 2024 का घोषणा पत्र तो केवल और केवल एक महज खाना पूर्ति है। हकीकत में मोदी जी ना तो इसका कोई जिक्र करने वाले हैं कई घोषणा पत्र का, किसी भी उसमें, केवल और केवल जो चंद बातें हैं, 5 किलो अनाज फ्री। मुझे आप एक बात बताइए, अगर 25 करोड़ आदमियों को आपने गरीबी से बाहर निकाल लिया तो फिर भी 82 करोड़ लोगों को अनाज फ्री क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या है? इस देश में 107 करोड़ लोग गरीब थे क्या, गरीबी रेखा से नीचे थे? तो इनकी कथनी और करनी में कोई मैच नहीं है आनंद जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इनका एक सूत्रीय एजेंडा अपने को समझना पड़ेगा क्या है। एक सूत्रीय एजेंडा है केवल और केवल धर्म की चादर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जो बंटवारे वाले जो विभाजनकारी एजेंडे हैं, उस तरह की लफाजी करके कौन क्या खाएगा, कोई कौन मछली खा रहा है, कोई सावन का महीना, कोई तमाम ये सनातन, ये है इनकी असली टर्फ।
इसलिए जो राहुल गांधी जो बार बार बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी बात कर रहे हैं, अगर वो अपने एजेंडे पर स्टिक करेंगे तो भाजपा को आप लगातार देख रहे हैं तमाम एरियाज के अंदर। आपने राजस्थान में देखा होगा, आपने हरियाणा में देखा होगा, आपने पंजाब में देखा होगा, आपने यूपी के बहुत सारे एरियाज में देखा होगा, जहां किसान इनको घुसने नहीं दे रहे। जो 370 पार और 400 पार की बात करते हैं, वो सारे के सारे ट्रेलर्स आपको दिख रहे हैं। दूसरा, आपने जिक्र किया गुजरात का। गुजरात में ठाकुरों ने जिस तरीके से इनको आईना दिखाने का काम किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हुए, वो दिखाते नहीं, उसको अंडर द टेबल कोई ना कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ठाकुर केवल गुजरात तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी, वो देश के हर हिस्से में। ये सारी चीजें बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन को दिखा रही है। और आज की तारीख में अगर उनकी नेट डिलीवरीज की आप बात करेंगे कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके प्लेटर पे ऑफर करने के लिए कुछ है। और सबसे बड़ी जो इनको दिक्कत आएगी वो है 2 करोड़ रोजगार, जिसका वायदा करके ये आए थे, और अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ के कारण आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड की आप लेटेस्ट रिपोर्ट लीजिए, 5 सीटें हैं, किस तरीके से इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहां पर जो आम आदमी का बच्चा है वो सेनाओं की तरफ ही देखता था, वहां आपने ठेके की सेना कर दी। तो कुल मिला के अगर आप इनके घोषणा पत्र को, इनके रोड मैप को देखेंगे, इसमें जबानी जमा खर्च और लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मॉरल और अदरवाइज पॉलिसीगत बैंकरप्सी को दिखाता है। उसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने को या देखने के लिए कुछ है नहीं, इसमें कुछ फॉरवर्ड लुकिंग विजन नहीं है। केवल और केवल एक औपचारिकता पूरी की गई है कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। जी जी, धन्यवाद हेमंत भाई। ये कांग्रेस और इनके बीच में कंपैरिजन तो होना चाहिए, और हर उस पे होना चाहिए, जो मुझे लगता है। अब लोग कुछ कहें इसको। नहीं आनंद जी, कंपैरिजन तो हो गया। जिस दिन 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, आपने देखा किसी भी अखबार के अंदर 2 कॉलम से ऊपर कोई खबर नहीं दिखाई दी होगी आपको। और आज कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए आप, और मैं हैरान किस बात से हूं आनंद जी, वो ज्यादा परेशानी वाली बात है। उसमें क्या है कि पूरे घोषणा पत्र को एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तरीके से सारे अखबारों ने इस तरीके से छापा, खासतौर पर हिंदी के अखबारों में, जैसे वो उस अखबार का मुख्य प्रकाशन है आज का। पहली बात तो ये, जहां कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर 2 कॉलम में खबर निपटा दी गई थी, आज हिंदी के अखबार में देख रहा था, फ्रंट पेज की फर्स्ट लीड खबर वो है, और उसके बाद उसके ऊपर पूरा 1-1, 1.5, 2-2 पेज दिए गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, एज इफ इट इज ए पेड एडवर्टाइजमेंट। तो ये तो एक बात बड़ी साफ पार्शियलिटी दिख रही है। ऐसे में जो हम जैसे, आप जैसे जो साथी है, जो यूट्यूब के साथी है, जो मुख्य धारा के चैनलों के अलावा, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी है कि वो आम आदमी के साथ कनेक्ट करते हुए ये बताएं कि किसके घोषणा पत्र में क्या है। क्योंकि देखिए, बेसिकली तो ये काम पार्टियों का है या उनके पॉलिटिकल वर्कर्स का है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके का वैक्यूम क्रिएट किया गया है मीडिया में अपोजिशन के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक बेसिक ड्यूटी हमारी भी सबकी बनती है कि ना केवल उसको कंपेयर करें, बल्कि लोगों के सामने उसको खोल के रखें कि किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, उनका रोड मैप क्या है, उनका पॉलिसी वो क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और उनका विजन क्या है। अगर हम नहीं बताएंगे ये बात, तो देखिए मुख्य धारा का तो मीडिया विपक्ष को दबाने और छुपाने और गायब करने में लगा हुआ है। ऐसे में ये सारी जिम्मेदारी हम सब की है। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन क्या कहेगा, जिसको जो कहना वो कहता रहे। हमारा एज ए जर्नलिस्ट ये भी काम है कि हम जनता को एजुकेट भी करें, ना केवल इन्फॉर्म करें बल्कि उनको एजुकेट भी करें, विदाउट फेयर, बायस और फेवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसको खोल के जनता के सामने रख रहे हैं। ये हम सबका नैतिक दायित्व है आज की तारीख में। जी जी जी, थैंक यू हेमंत भाई। आप निकलना चाहिए, निकल सकते हैं।